देश में कोयला खदानों के आवंटन में देश की सर्वोच्च अदालत ने नियमों की अवहेलना के आधार पर 214 कोयला खदानों के आवंटन को रद्द कर दिया है। 1993 से 2010 यानी कि पिछले 21 सालों में देश में 5 प्रधानमंत्री आए और कई सरकारें, अलग अलग दलों की सरकारें भी। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने इन सब सरकारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। लेकिन इन कोयला खदानों के आवंटन के रद्द होने से देश की अर्थव्यवस्था और उद्योग जगत पर क्या असर पड़ेगा, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। और इसका जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं उद्योग जगत के जाने माने पहचाने हुए नाम नवीन जिंदल साहब। नवीन जी, स्वागत है आपका फोकस न्यूज में। सबसे पहली प्रतिक्रिया बतौर उद्योगपति आपकी। देखिए, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को ठीक ढंग से इसको समझा नहीं गया है और ये इस तरह से 200 से ज़्यादा कोल ब्लॉक्स का, देखिए जब आप खदान कहते हैं, खदान होती है उसको बनाने के बाद उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कोल ब्लॉक जो है उसको इस तरह से 214 कोल ब्लॉक का जो कैंसिल करना है, मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन कंपनियों ने भारत सरकार पे विश्वास करके और इतना उसमें निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट की है, तो उसके लिए आगे से मैं समझता हूँ कि कौन भारत सरकार की नीतियों पर कौन विश्वास करेगा। कि जैसे आपने कहा कि 20 साल से जो हमारे देश की 20 साल से भी अधिक से जो देश की नीतियाँ जो चल रही हैं, और उसको जो है एक बार में अगर आकर के, और 20 साल में जैसे कि आपने कहा कि 5-6 सरकारें रही, एनडीए प्रधानमंत्री तो की भी, बल्कि यूपीए की भी, जी देवेगौड़ा साहब भी बने, जी, गुजराल साहब भी बने, और वाजपेयी जी भी। ऑपोजिशन पार्टीज भी थी। जी जितनी सरकारें थी उतने ही दल जो है प्रतिपक्ष में भी थे, विपक्षी दल भी थे, और कभी किसी ने इसका विरोध नहीं किया। ये तो सिर्फ जब सीएजी की रिपोर्ट आई 2012 में, उसके बाद से ये जो है ये मुद्दा चालू हुआ। उससे पहले तो कभी किसी ने इसके ऊपर जो है कोई आपत्ति किसी ने नहीं उठाई। तो अभी उद्योग जगत और निजी सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं निराश है, परेशानी है, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में है, जीडीपी हमारी, कुछ अच्छे संकेत हमें मिले। विशेषज्ञों का भी मानना है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रभावित हो। तो एक बार में और उन सब चीज़ों को रद्द कर देना, और या तो ये मुद्दों को ठीक से हम जो है अपनी बात को माननीय उच्चतम न्यायालय को के आगे ठीक ढंग से हम इन बातों को रख नहीं सके। अगर रखते तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कभी भी ऐसा नहीं होता। दुनिया में बहुत से देशों के पास कोयला है। आप बात करें अमेरिका की, कनाडा की, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में बहुत से देश हैं, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कोयले की दुनिया में कोई कमी नहीं है। और ये सभी देश, अगर कोई भी कंपनी जाकर के वहाँ पर कोयले के ब्लॉक्स को डेवलप करने के लिए, क्योंकि कोयले का जो ब्लॉक दिया जाता है उसको जब हम उसमें पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब जाकर के 5-10 सालों की मेहनत के बाद वो खदान में तब्दील होती है। पहले खदान नहीं बनती। तरह तरह के एनवायरनमेंट क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, इन क्लियरेंसेस को लो, इसके अंदर बहुत समय लगता है, बहुत पैसा लगता है। और इतना सब करने के बाद, और जो कोल ब्लॉक जो हमारी भारत की सरकार ने जो प्राइवेट कंपनीज को, ये 214 कोल ब्लॉक, ये कौन से कोल ब्लॉक हैं? ये वो कोल ब्लॉक हैं जिनका कोल इंडिया का इनके ऊपर काम करने का कोई प्लान ही नहीं था। कोल इंडिया सोचती थी ये कोल ब्लॉक जो है, यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना वहाँ सड़क थी, ना वहाँ रेलवे थी, ना वो अच्छे कोल ब्लॉक थे। क्योंकि जितने अच्छे कोल ब्लॉक थे, जहाँ पर कोयला निकालने में तकलीफ कम होती है, वो तो सब कोल इंडिया के पास है। जो मुश्किल कोल ब्लॉक थे वो भारत सरकार ने जो है इन सब कंपनीज को पिछले 20 सालों में दिए गए। आधे उनमें से निजी कंपनियों को दिए गए, आधे सरकारी कंपनियों को दिए गए। और उतने 214 कोल ब्लॉक में, क्योंकि इतना प्रतिकूल वातावरण है, केवल मात्र 40 ही चालू हो सके। अगर पिछले 21 साल के दौरान अगर 20% से भी कम अगर ब्लॉक चालू हो सके, तो आप मान सकते हैं कि कितने प्रतिकूल वातावरण के अंदर काम किया। और जिन्होंने काम किया, जिन्होंने इन्हें चालू किया, देश के लिए धन बनाया, देश के लिए जो है काम किया, इसमें निवेश किया, करोड़ों लोगों को इसके अंदर रोजगार मिला। और आज अगर उन सभी कोल ब्लॉक को कैंसिल कर दिया जाता है, जो कि कर दिया गया है,
तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता तो है। सर्वोच्च अदालत को क्यों लगता है कि कंपनीज ने पैसा बनाया है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है व्यवस्था में, और क्रॉनिक कैपिटलिज्म की जितनी बातें हो रही हैं, क्या वाकई में आपको लगता है कि उस दिशा में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, या फिर कुछ कठोर ज़्यादा हो गया? जिस तरह से आप अपनी बात को रख नहीं पाए, आपने कहा जितने भी निजी जो निवेशक थे जिन्होंने कोयला में निवेश किया, वो अपनी बात को ठीक से नहीं रख पाए। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने हमेशा इसके अंदर सरकार की कमियां निकाली है कि सरकार ने जो है इसमें ठीक से इसकी प्रणाली को ठीक से नहीं रखा, प्रोसेस जो है ठीक नहीं था, एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं था, जिसमें जो है हमारे अलग अलग, क्योंकि अभी तक तो जब तक जजमेंट रिजर्व थी, हम भी इसके विषय के बारे में कभी कुछ बोले नहीं, क्योंकि मामला जो है विचाराधीन था माननीय उच्चतम न्यायालय में। अब जब ये जजमेंट आ गई है, तो ऐसा कहना कि पिछली 6 सरकारें लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं, पार्लियामेंट है, अलग अलग कमिटीज़ हैं, कि किसी ने भी कभी सोचा नहीं, और सभी सरकारें जो है उसी पॉलिसी को फॉलो करती रहीं। आज जो संदर्भ में, आज से 20 साल पहले जो निर्णय लिए सरकार ने, उसको आज के संदर्भ में नहीं देखा जा सकता। उस समय स्थिति कुछ और थी, आज स्थिति कुछ और है। आज अगर आप मुझसे पूछेंगी, मैं कहूँगा कि बिल्कुल कोल ब्लॉक्स की नीलामी होनी चाहिए, कोई भी नेचुरल रिसोर्स हो, नीलामी होनी चाहिए। लेकिन 2004 तक, 2006 तक तो कोई लेने वाले नहीं होते थे। अगर कोई कंपनी ही आगे नहीं आ रही काम करने के लिए, और सरकार देख रही है कि कोयले की देश के अंदर कमी है, और ये सारे कोल ब्लॉक और ये जो कोयला है धरती के नीचे, ये तो लाखों सालों से, करोड़ों सालों से जो है धरती के नीचे है, जब तक इसे हम निकालेंगे नहीं। और देखिए, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि कोयले की या किसी भी खदान की मालिक कौन है, मालिकाना हक किसका है। मालिकाना हक हमेशा सरकार का होता है। ये सिर्फ आपको पट्टे पे दी जाती है, यानी कि लीज पे दी जाती है, और सरकार निर्धारित करती है कि इसके ऊपर रॉयल्टी क्या होगी। और हमारे देश के अंदर सबसे अधिक, दुनिया में सबसे अधिक रॉयल्टी जो है हमारा देश चार्ज करता है, सरकार चार्ज करती है। और उसके बाद आपके ऊपर कंडीशन लगा दी, जो दुनिया में और कोई देश नहीं लगाता, कि आप इस कोयले को बेच नहीं सकते, कोयले के लिए बेच नहीं सकते, आपको स्टील प्लांट लगाना पड़ेगा, आपको पावर प्लांट लगाना पड़ेगा, सीमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर निवेश, जो कोल ब्लॉक को डेवलप करने के लिए, उसको खदान बनाने के लिए जो निवेश होगा, उससे 100 गुना ज़्यादा उसका निवेश जो है स्टील प्लांट लगाने में होगा। रोज़गार जो है 100 गुना अधिक लोगों को रोज़गार उसके अंदर मिलेगा। और उसके बाद रोज़गार भी दिया, लाखों करोड़ों का इसके अंदर निवेश हुआ, करोड़ों लोगों को रोज़गार मिला। और उसके बाद ये कह दिया जाए, जिस चीज़ के लिए मुझे गर्व की अनुभूति होती थी, और मुझ जैसे जो सैकड़ों जो उद्यमी हैं, जिसके लिए गर्व की अनुभूति होती थी कि हमने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। 100 से ज़्यादा थर्मल पावर है, जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा सीमेंट है, स्टील है, वो सब इससे प्रभावित होंगे। जो कोयला जिसको डेवलप करने का कोल इंडिया कोई प्लान नहीं था, हमने प्रतिकूल वातावरण में जाकर के इन मुश्किल कोल ब्लॉक्स को हमने डेवलप किया। उससे जो है हमने उद्योग लगाए, स्टील प्लांट लगाए, पावर प्लांट लगाए, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। और आज अब अगर हमें कहा जाए कि ये सब जो है इलीगल था, और देश के निर्माण में जो आपने काम किया उसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो एक देश का एक नागरिक होने के नाते, एक उद्यमी होने के नाते, और मैं जो है अपने आप को एक देशभक्त नागरिक अपने आप को मानता हूँ, और कि भाई इतने 20 सालों से जो है हम जो है कोई गलत काम कर रहे थे। हमने जो काम किया, जिसके लिए हमें गर्व था कि हमने इतने रोजगार दिया, इतना काम किया, देश का निर्माण किया। और पंडित नेहरू ने ये कहा था, जो उद्योग हैं ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं, हमने उन मंदिरों का निर्माण किया, और उसके लिए जो है हमें अवार्ड मिलना चाहिए, हमें शाबाशी मिलनी चाहिए, या हमें ये कहना चाहिए भी आपने गलत किया और आपको पेनल्टी, गलती अगर सरकार ने करी, पेनल्टी हम भरें। जी बिल्कुल, पंडित नेहरू का आपने जिक्र किया, और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी दुनिया में ये मैसेज दे रहे हैं कि वो निवेश को यहाँ पर, उद्योग को यहाँ पर बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन आज जो कोर्ट का फैसला आया है वो कहीं ना कहीं इसके विपरीत है। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या मैसेज देना चाहता है, कि सरकार की नीतियों को वो कभी भी बदल सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, ट्रांसपेरेंसी आए? देखिए, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत आदर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है, उसमें मेरा एक अटूट विश्वास है। जो मेरा संघर्ष था कि राष्ट्रीय ध्वज हर नागरिक को उसका हक मिले, उसका ऐतिहासिक फैसला भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही दिया था। हमें लगता है, हमारे दृष्टिकोण से, कि जो बातें रह गई हैं उन बातों को हम कोर्ट के आगे भी हम उनको रखेंगे। जी पहला तो मेरा एक ही मुद्दा होगा कि जैसे कुछ कोल ब्लॉक्स एनटीपीसी के, स्टील अथॉरिटी के,
उनके कोल ब्लॉक्स को रद्द नहीं किया गया है। तो हम क्या कहना चाहते हैं, जो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 14 है जो कहता है राइट टू इक्वलिटी, कि क्या सरकार के लिए या न्यायालय के लिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, क्या इनके अलग अलग इनके हक हैं, ये मैं जानना और चाहूँगा। उनके लिए कानून भी अलग क्या अलग अलग होंगे। अलग, क्या प्राइवेट सेक्टर हमारे देश में थर्ड ग्रेड कॉर्पोरेट सिटीजन है? अगर हमारे को अगर बराबरी का हक नहीं है तो मैं तो ऐसे मौके पे मैं काम ही नहीं करना चाहूँगा। इसका क्या अभिप्राय है कि उन 4 जो पीएसयूज हैं उनको छोड़ दिया गया है और बाकी सबको? मुझे नहीं मालूम, मैं ये जानना चाहूँगा जी। कि क्या प्राइवेट सेक्टर को हम यही मानेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में सारे के सारे चोर हैं? प्राइवेट सेक्टर कोई काम करे तो वो क्रोनी कैपिटलिज्म है। आपने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया, क्रोनी कैपिटलिज्म। मैं जानना चाहूँगा क्रोनी कैपिटलिज्म कहते किसको हैं? क्रोनी कैपिटलिज्म उसको कहते हैं अगर किसी को कोई बनी बनाई कोई चीज़ जो है, कि भाई किसी देश के अंदर कोई कूप हुआ, वहाँ के जनरल्स या वहाँ के राजनेता जो लोग थे, उन लोगों को सब कुछ जो है बना बनाया जो है बांट दिया जाए। यहाँ पर जो हमने किया है, अगर कोई टाटा समूह ने किया है, बिरला ने किया है, जिंदल ने किया है, एसआर ने, हमने जो है दिन रात मेहनत करके पिछले अगले 40 सालों के अंदर, 50 सालों के अंदर अपने मेहनत से अपने बलबूते के ऊपर हम खड़े हुए हैं। जिस बात का हमें बहुत गर्व है कि हमने देश के विकास के लिए, देश के निर्माण के लिए एक अहम भूमिका निभाई है। और उसको अगर क्रोनी कैपिटलिज्म का अगर नाम दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर एक बहुत ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा और एक बहुत अन्याय होगा। और मैं समझता हूँ इस बात को, क्योंकि आम तौर पे जो उद्योगपति हैं वो आके बोलते ही नहीं। मैं भी जो है मैं आगे बढ़ चढ़ करके, क्योंकि मैं लोगों से भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं हमेशा, मेरे मन में है कि मैं अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूं। इसीलिए मैं इन बातों को मैं बढ़ चढ़ करके मैं आगे बात को रखता हूँ, ताकि लोग अपना निर्णय खुद ले सकें, खुद समझ सकें कि इस बात के अलग अलग जो पक्ष हैं उनको हम अपने उनके सामने रखें, फिर लोग अपने विवेक से इसके ऊपर खुद अपना निर्णय ले सकते हैं। नवीन जी, कुमार मंगलम बिरला ने भी कहा है कि सरकार कोई रास्ता निकाल लेगी। आपको भी लगता है कि इस दिशा में वाकई में सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट है, कोई समाधान का रास्ता है, और अगर है तो वो क्या हो सकता है? हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि भारत सरकार समझती है कि जो ये कोल ब्लॉक्स हैं ये बहुत मुश्किल से इनको विकसित किया गया है। इनके ऊपर आधारित बहुत से पावर प्लांट हैं, 4 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। तो इनको बंद कराने से हमारा देश जो है, देश का बहुत बड़ा नुकसान से हो जाएगा। हम न्यायपूर्ण हम अपने काम को हम करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी बातों को सरकार के आगे रखेंगे और सरकार इसके ऊपर जो उचित कार्रवाई है उसके ऊपर करेगी। और ये जो पेनल्टी लगाई गई, जो अपने पेनल्टी की बात करें कि 295 रुपये, 295 रुपये जो है 2010-11 के अंदर कोल इंडिया के पास सबसे अच्छे कोल ब्लॉक हैं। कोल इंडिया एक मोनोपली है। कोल इंडिया देश की चौथी सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनी है। उसके मुनाफे को, उसका जो एवरेज मुनाफा था, कि एवरेज कॉस्ट उसकी पर टन, एवरेज सेलिंग प्राइस उसकी पर टन का निकाल करके 295 रुपये सीएजी ने निकाला, और 295 को 6,200 मिलियन टन कोयले से जो है मल्टीप्लाई करके और उसको निकाल दिया कि 1,86,000 करोड़ का ये फ़ायदा हो गया। मैं पूछना चाहूँगा कि अगर पिछले 20 सालों के अंदर 20% से भी कम कोल ब्लॉक अगर चालू हो सके हैं, तो ये कह देना कि भी सारे के सारे कोल ब्लॉक कोयला निकल गया, एक ही दिन में निकल गया, और एक ही दिन के अंदर जो है 1,86,000 करोड़, अगर इतना कोयला निकलेगा तो इसमें जो है कितनी रॉयल्टी मिलेगी? लेकिन एक आम आदमी क्या समझता है जब सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाती है और ये कहा जाता है कि सरकार को इतना नुकसान हुआ, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई, जब आवंटन हुआ तब उस समय नियमों का ध्यान नहीं रखा गया, तो भ्रष्टाचार की बात होती है। क्योंकि हमारे देश की जब फहरिस्त बनती है दुनिया के देशों में, तब भ्रष्टाचार में हमारी जहाँ सूची में जहाँ नाम आता है, हमें शर्मसार करने वाला है। तो यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जिस सीएजी ने सवाल उठाया कि सरकारी प्रक्रिया सही नहीं थी, आपने भी जिस तरह से कहा कि कोल जो ब्लॉक है, जो कोल इंडिया है, कम से कम उस देश में चौथी अगर लाभ लेने वाला सरकारी उपक्रम है, और इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर 1993 तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह के आने से पहले तक उसका एकाधिकार था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आने के बाद उस उदारवाद के नए अध्याय को जो शुरू किया, क्या वाकई में आप भी महसूस करते हैं कि हमारी व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार जिस तरह से पनपा हुआ है, उसको दूर करने की दिशा में अगर देश का सर्वोच्च अदालत ये बात कहती है तो उसके कुछ मायने भी हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और पूरे देश की न्याय प्रणाली ने हमेशा एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। मैं उस बात पर मैं नहीं हूँ
और मैं ये कह रहा, अगर 214 कोल ब्लॉक का आवंटन किया कि सभी कोल ब्लॉक्स का आवंटन सही होगा, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन पूरे के पूरे सभी कोल ब्लॉक्स को कैंसिल कर देना, कि सभी लोगों को जो है एक ही ब्रश से पेंट कर देना, सभी लोगों को कह देना कि सभी सब कुछ गलत हुआ है, मेरा ये कहना ये है कि सब गलत नहीं हुआ। हो सकता है इसके अंदर 10% ब्लॉक गलत दिए गए हों। आप कोई भी काम आप करेंगे, आप कहीं पर 200 लोगों को आप नौकरी भी देंगे तो भी उसके अंदर तरह तरह के आरोप लग सकते हैं, उसके अंदर गलतियां भी हो सकती है उसके अंदर। तो जो गलत हुआ है उसको हम गलत कहें, लेकिन हम सारी चीज़ों को अगर गलत कह देंगे तो मैं उसको सही नहीं मानता। और दूसरा जो आपने कहा, लोग तो वो समझते हैं जो मीडिया उनको बताती है, जो वो अखबारों के अंदर पढ़ते हैं। सीएजी की रिपोर्ट कितने लोगों ने पढ़ी है, और सीएजी की रिपोर्ट बारीकी से कितने लोगों ने पढ़ी है। तो जो मैं कह रहा हूँ, आप ये सब, और लोग जो है इस बात को खुद इसका अध्ययन कर सकते हैं कि सब अखबार कहते हैं कि 1,86,000 करोड़ का सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है कि देश को नुकसान हुआ। ये कोई मुझे दिखा दे, आप कोई दिखा देगा तो मैं कोल ब्लॉक्स जो है मैं उन्हीं को हम दे देंगे अपने। दो महत्वपूर्ण बातें आपने जी कही। एक तो ये कि जिस तरह से आवंटन हुआ है उसमें कुछ प्रतिशत जो है वो गलत हो सकता है, क्योंकि व्यवस्था का हिस्सा है और हर जगह। तो वो जो कुछ प्रतिशत का सरकार अगर नई बिडिंग प्रक्रिया शुरू करती है उसमें रास्ता निकल सकता है और बाकी लोगों को वही जगह मिल सकती है। क्या इस तरह का चार्ट आपको लगता है सरकार इस तरह के रास्ते के लिए तैयार है? देखिए, सरकार इस रास्ते पर पहले से ही चल रही है, और सरकार ने बहुत ही सख्त कदम उठाते हुए इनमें से लगभग आधे ब्लॉक्स तो कैंसिल कर चुकी है। जहां पर भी उनको लगा कि इसके अंदर विलम्ब हो रहा है, प्रोजेक्ट के अंदर विलम्ब हो रहा है, आगे काम कम बढ़ा है, उन्होंने जो है बेरहमी से, मैं कहूँगा कि सरकार ने उन कोल ब्लॉक्स का उनको रद्द कर चुकी है। उसके बाद जो जिन लोगों ने काम किया, आप ये देखें कि अगर बंजर भूमि जो है किसी को दी जाए, किसी किसान को, और वो अपनी मेहनत से पूरा परिवार लग करके उस बंजर भूमि को, उसको खुशहाल बनाए, उसको खेती के लायक बनाए, उसके बाद सरकार आके उसको वापस छीनना चाहे, तो क्या इसको आप अच्छी नीयत मानेंगे इसको? तो इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि सरकार अच्छी नीति बनाएगी, अच्छी नीयत से काम करेगी, और जो अन्याय, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी और सबके साथ न्याय करेगी, क्योंकि इसी बात की शपथ लेते हैं हर मंत्री भी, हर सरकार भी, जी, जब पावर में आती सरकार है। ऐसा करेगी उसमें अभी वक्त है और सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि फैसला दे दिया है, जी तो इस बीच इस दरमियान निवेशक कितना प्रभावित होगा, उसका जो उत्साह है जिसको बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री तमाम कोशिशें कर रहे हैं, उसको कितना झटका लगेगा? देखिए, जैसे आपने कहा कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री, वो भी पहले जापान गए थे, अभी अमेरिका जा रहे हैं, कि और वहाँ के सीईओ से मिलेंगे, वहाँ पर जो अलग अलग कंपनीज़ के जो सीईओज हैं उनसे मिलेंगे, कि और उनको बोलेंगे कि आप देश में आकर के निवेश करें। तो मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत आवश्यक है कि जो निवेश जिन लोगों ने पहले से देश में किया हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उस निवेश का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ये निवेश जो है देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण निवेश है, और इसी से जो है हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और ये सिर्फ जो है अगर हम एक दूसरे में, क्योंकि जितनी भी बातें हुई, जितनी भी सीएजी रिपोर्ट के अंदर आई, जितनी बातें आई, इसमें सभी एक ही तरफा है कि इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है। इसमें हम कभी कभी, क्योंकि कमियों के, अगर हो सकता है कि कुछ कमियां हो, मैं ये नहीं मानता कि कमियां नहीं है, लेकिन इसमें अच्छाइयां भी तो बहुत होंगी। अगर थोड़ी सी कमियां हैं लेकिन अच्छाइयां बहुत अधिक है, तो मैं समझता हूं कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच हमें लेनी चाहिए, और ज़रूर हमें बताने में, क्योंकि अभी तक जो है सिर्फ एसोसिएशंस जो है जा कर के उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन निजी कंपनियां जिन्होंने इतनी मेहनत करके, इतना निवेश करके, और निवेश जो हम करते हैं कहाँ से करते हैं, कोई किसी उद्यमी के पास खाली पैसा नहीं होता, वो बैंकों से लोन लेता है, वो बाकी लोगों से अपने शेयर बेच करके, बाकी लोगों का भी उसमें करोड़ों लोगों का पैसा लगा होता है, करोड़ों लोगों का पैसा बैंकों में होता है, इसमें करीब 2.5-3 लाख करोड़ तो बैंकों का पैसा लगा हुआ है। जी, बहुत और अगर महत्वपूर्ण ये सवाल कैंसिल है ये कि ये बैंक कैंसिल सब क्या करेंगे, उनका पैसा इतना बड़ा स्टेक पे है। हम चाहते हैं कि हर घर के अंदर बिजली हो, कभी जो है बिजली गुल ना हो। हम चाहते हैं कि स्टील लोगों को मिले, सीमेंट लोगों को मिले, तो क्या बिना कोयले के हम बना सकते हैं? और बहुत से लोग इसके अंदर ये बोल देते हैं कि आप जो है कोयले को इंपोर्ट कर लें, मतलब बाहर की विदेशी कंपनियों से हम कोयला खरीदें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ही हम सभी जो है उनके ऊपर दोष निकालते रहते हैं, और मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है। हमें अपने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, निजी क्षेत्र के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए,
और हर तरह के उसमें लोग हैं। निजी क्षेत्र ने देश के निर्माण में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है और उसको जो है सम्मान की ज़रूरत है, उसको पूरे आदर की ज़रूरत है, उसको पूरे समर्थन की आवश्यकता है। और जब तक हम सब मिलजुल कर एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि हम अपने सपनों के भारत का निर्माण करें। पहले से ही हम महंगाई की मार से परेशान हैं, तो वो उस तरफ अर्थव्यवस्था की तरफ कितना इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, पहले तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में देर है, अंधेर नहीं है। तो ये जो इसमें जो है हमें, जब हम अपनी बातों को ठीक ढंग से रखेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय उच्चतम न्यायालय भी हमारी बातों को समझेगा और सरकार भी हमारी बातों को समझेगी। और सरकार सभी बातों को समझती भी है। और सरकार ने कभी पेनल्टी लगाने के लिए भी नहीं कहा था। सरकार ने कहा था पेनल्टी तब लगाई जाए जब इन कोल ब्लॉक्स को बचाने के लिए। ये नहीं था कि पेनल्टी भी लगा दो, कोल ब्लॉक्स को कैंसिल भी कर दो। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ज़रूर हम जो है इसमें से निकलेंगे। समय लगेगा, लेकिन हम अपनी बातों को ठीक से रखेंगे, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि हमने जो किया है वो देश के हित में किया है और देश के हित में उतना किया जो दुनिया का कोई देश नहीं करता। ये भारत सरकार की दूरदर्शिता थी, जो उन्होंने कहा कि हम कोल ब्लॉक देंगे सिर्फ आपको स्टील बनाने के लिए, पावर बनाने के लिए, और कोयला आप बेच नहीं सकते। तो उसके बावजूद जिनने काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि उस काम को सराहना चाहिए, उनको आज समर्थन की आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार जो है ये समर्थन उद्यमियों को, जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने भारत सरकार की नीतियों पर चलते हुए इतना बड़ा बड़ा निवेश किया है, इतना काम किया है, उनको जरूर भारत सरकार उसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। उद्योग जगत को विश्वास है सरकार पे, कारोबारी खुद को प्रधानमंत्री कहते हैं और उसके बीच में सरकार ये भी कहती है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। तो इस स्थिति में क्या आयात करने की संभावना भी बनती है? उससे कितना बोझ बढ़ेगा अगर इस तरह की बात आती है तो? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए बहुत ही एक शर्म की बात होगी कि हमारे देश के अंदर दुनिया के चौथे सबसे बड़े कोयले के भंडार हैं और आज हम दुनिया में तीसरे सबसे बड़े कोयले के इंपोर्टर हैं। हमारे पास इतने भंडार होते हुए, और अगर हम कोयले का अगर हम आयात करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये तो हमारी बहुत बड़ी हमारी कमी होगी। हमें तो बल्कि कोयले का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, और ताकि आयात जो हो रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो सके, जिससे हमारे देश की स्थिति में और आर्थिक स्थिति और मजबूत हो। देश के अंदर कहीं भी बिजली की कमी कहीं ना रहे, कहीं स्टील की कमी ना रहे। और जो चीज़ हम आज कभी बोलते हैं कि महंगाई की मार, आपने बात कही, टेलीफोन कनेक्शन जो है, आप मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि टेलीफोन जब शुरू में आए थे तब बहुत महंगे थे, लेकिन इतनी कंपनियां हो गई, इतने लोगों के, हर एक व्यक्ति के पास दो दो तीन तीन टेलीफोन है। उससे टेलीफोन की दरें जो है आज हमारे देश के अंदर दुनिया में सबसे कम है। उसके बाद भी हम उस पर दोष निकालते रहे, वो अलग बात है कि इसमें ये कमी रही, वो कमी रही, लेकिन उपभोक्ता को आज टेलीफोन कनेक्शन दुनिया में सबसे सस्ता मिलता है। तो ये मानने वाली बात है कि अगर हम चाहते हैं कि किसी चीज़ की कीमतों में गिरावट आए, उसके उत्पादन को हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोयले का बढ़ेगा तो कोयले के दाम कम होंगे, कोयले का उत्पादन बढ़ेगा, बिजली का उत्पादन बढ़ेगा तो बिजली के दाम कम होंगे। वरना जो है हम बिजली का दाम, जो हम 4-5 रुपए में हमें बिजली मिलती है घरों के अंदर, और जब हम डीजी सेट चलाते हैं, जब हम डीजल से बिजली बनाते हैं डीजी सेट लगा करके, वही बिजली 15 रुपए की पड़ती है, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर बिजली का उत्पादन बढ़े तो जो है बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। और ऐसे कई लोग जो इस तरह की बातें रखते हैं, मैं समझता हूँ कि वो जो है वो देश के साथ, वो देश की अर्थव्यवस्था के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जो इस तरह की जो कई पिटिशंस डालते हैं बिना बात को समझे हुए, और उसमें ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको कि बाहर के मुल्कों से, कई ऐसे एनजीओज़ हैं जिनको बाहर के मुल्कों से, बाहर के देशों से उनको पैसा मिलता है कि किस तरह से अपने देश के अंदर जो है अर्थव्यवस्था को डगमगाया जा सके। जी, लेकिन नवीन जी, अगर 21 साल बाद देश की सर्वोच्च अदालत उन पिटिशनर्स की पिटिशन पे सुनवाई के बाद भी अगर इस तरह का फैसला देती है, तो उद्योग जगत की नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है? देखिए, उद्योग जगत की नैतिक जिम्मेदारी यही बनती है कि हम अपनी बात को रखें। अभी तो लोगों की बातों को सुना ही नहीं गया है, और जब हमारी बातों को रखा जाएगा, जब हम बताएंगे कि किस तरह के कोल ब्लॉक्स हमें दिए गए थे, जो कोल ब्लॉक हमें दिए गए थे, दुनिया में इस तरह का घटिया कोयला कहीं निकाला ही नहीं जाता। इस कोयले के अंदर 50 से 55% तो इसके अंदर ऐश है, इसके अंदर राख है इसके अंदर। और इस कोयले को इस्तेमाल करने के लिए
हमने कोल वॉशरी लगाई गई है जहाँ पे इस कोयले को धोया जाता है। कोयले में से आधा कोयला सिर्फ अच्छा निकलता है, आधा कोयला जो है वो किसी काम का नहीं होता। फिर उस आधे कोयले में से आधा कोयला जो है स्टील बनाने के काम आता है और आधे कोयले से बिजली बनाई जाती है, जो कि एक स्पेशल बॉयलर बना करके। तो कोल वॉशरी लगाई गई, कोयला जो रिजेक्ट कोयला है उसके ऊपर आधारित बिजली घर बनाए गए, अच्छे कोयले से स्टील बनाया गया। दुनिया में सबसे अधिक हमने इसके ऊपर रॉयल्टी इसके ऊपर पे की, सबसे अधिक हम टैक्स पे करते हैं, सबसे अधिक रोजगार दिए गए, सबसे अधिक निवेश किया गया। और उसके बाद भी अगर ये कहा जाए कि भी हमने काम गलत किया है, तो ये सिर्फ समझने में और हमारे समझाने में कमी हो सकती है। मैं दावा करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है, आप उनसे मेरे से सवाल करे और मेरे सवालों के जवाबों को सुन करके और फिर अगर निर्णय ले ले तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन हमारी बात तो सुननी पड़ेगी। मैंने बहुत से लोगों से मैंने बात की है, जब पहले जब मैं उनको जब एक इशू के बारे में अखबार पढ़ के उन्होंने एक धारणा बना रखी है, लेकिन जब उन्हें हमारे तथ्य जब उनके सामने रखते हैं तब उनके विचार बिल्कुल बदल जाते हैं। उनको पता लगता है कि ये तो हम सोचते नहीं थे, हमने तो सोचा था कि सीएजी ने कहा है कि 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि सीएजी ने ये बात कही नहीं। सीएजी ने केवल ये कहा कि 1,86,000 करोड़ का कंपनियों को फायदा हुआ और अगर इसकी नीलामी होती इसका कुछ अंश इसका सरकार को मिल सकता है। वो मैं मानता हूँ कुछ अंश मिल सकता है, लेकिन सरकार ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपनी सरकार ने नीतियाँ बनाई और सरकार की नीतियाँ बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस वो पेनल्टी की बात कर रहे हैं, अगर आज ये पेनल्टी की बात करते हैं और मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हमारी कंपनी के ऊपर अगर 2,000 करोड़ की भी पिछले 15 साल में आपने माइनिंग की, उसके ऊपर आप 2,000 करोड़ की आप पेनल्टी दें, तो मैं ये कहना चाहूँगा पिछले 20 सालों के अंदर, पिछले इन 15 सालों के अंदर हमारी कंपनी ने 20,000 करोड़ जो है सरकार को टैक्स भी पे किया है। तो कहाँ तो ये 2,000 करोड़ हमसे मांगना चाहते हैं और कहाँ हमने जो है 20,000 करोड़ जो है सरकार को टैक्स दिया है। तो हमें तो इस बात का बहुत गर्व है। तो इसलिए अगर हमारी बातों को ठीक से सुना जाएगा तो मैं समझता हूँ कि जरूर उच्चतम न्यायालय भी इस बात को समझेगा और सरकार भी। और इस बात को सरकार, मैं समझता हूँ, पहले से इस बात को समझती है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश में देर है अंधेर नहीं है और हम अपनी जब बातों को रखेंगे तो ज़रूर हमें न्याय मिलेगा और न्याय मिलेगा ताकि हम सब मिलकर अपने देश को हम आगे बढ़ा सकें। और प्राइवेट सेक्टर को मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर को सरकार के लिए या न्यायालय के लिए तो बराबर के बच्चे होने चाहिए, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट हमारा जो संविधान है अनुच्छेद 14 वो हमें जो है ये बराबरी का हमें हक देता है। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर को ये कह देंगे भी थर्ड ग्रेड कॉर्पोरेट सिटीजन्स हैं और पब्लिक सेक्टर के लिए तो अलग कानून है, प्राइवेट सेक्टर के लिए अलग कानून है, तो इस बात को फिर स्पष्ट, हाँ, और ऐसा है नहीं, और अगर है तो इस बात को स्पष्ट भी करना चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के अंदर जब हम इन बातों को आगे रखेंगे तो जरूर इस बात पर हमको पूरा न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी फोकस न्यूज से बात करने के लिए। तो ये है नवीन जिंदल, जिनका साफ कहना है कि सरकार के लिए जो उद्यम है, उद्योग है, वो अर्थव्यवस्था का आधार है और अगर विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाना है तो सरकारी और निजी उपक्रमों में फर्क नहीं किया जा सकता। वहीं भूमिका मीडिया को भी अपनी तय करनी होगी कि वो बातों को पारदर्शिता के साथ रखे, सही, सटीक और सार्थक रखे।